हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो ऑफ स्टडी हब। तो आज हम लोग राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे और राष्ट्रपति से आने वाले जितने भी टॉपिक्स हैं जो भी एग्ज़ाम में आते हैं वो सारा आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। और इससे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा ना वो एक और अलग से वीडियो बनेगा जो कि सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो रहेगा। ठीक है, राष्ट्रपति से आने वाले सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो रहेगा। तो यार देखो, इसके बाद बनेगा, मे बी आज ही बन जाए या फिर कल बन जाए, तो उसको अपलोड करने के बाद मैं इसके डिस्क्रिप्शन में जो है सो उसका लिंक दे दूंगा। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो एक बार चेक कर लो यार डिस्क्रिप्शन बॉक्स, हो सके कि आप लोगों को उसका वीडियो का लिंक मिल जाएगा, क्वेश्चन वाला का वीडियो का लिंक। ठीक है, तो इसको देखने के बाद आप लोग उसे भी देख लेना, तो एक तरह से टेस्ट लग जाएगा, आप लोग को पता चल जाएगा कि ये सारा चीज़ आप लोग को समझ में आया और समझ में आने के बाद कितना क्वेश्चन बन रहा है। सो तो देखो, हम लोग राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे हैं आज, तो राष्ट्रपति को शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखो, अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। देखो, अनुच्छेद सारा याद करने का जरूरत नहीं है, हम जो जो बता देंगे ना इम्पॉर्टेंट आप लोग सिर्फ उसी को याद रखो, सारा याद रहेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि ये जो आर्टिकल हम बनाए इसमें बहुत सारा अनुच्छेद है। ठीक है, अगर आप लोग को याद रहता है तो बहुत अच्छा, ठीक है, याद कर लो। लेकिन अगर याद नहीं रह रहा है सारा, तो जो मैं इम्पॉर्टेंट बता दूंगा उन लोगों को याद कर लेना। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और अनुच्छेद 53 में यह घोषणा की गई है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। पहला क्वेश्चन आप लोग का यही बनता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है, तो राष्ट्रपति के पास होती है, ये फर्स्ट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब ये संघ की कार्यपालिका क्या है, तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के ग्रुप को जो चारों एक साथ रहता है ना, उसी को बोलते हैं संघ की कार्यपालिका। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछता है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो राष्ट्रपति जो है भारत का प्रथम नागरिक होता है। ये हम लोगों ने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिया, इसमें आपको सिर्फ ये याद रखना है कि अनुच्छेद 52, ठीक है, और अनुच्छेद 52 के तहत ये कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 एक आप लोग अनुच्छेद याद रखो। उसके बाद हम लोग आते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, यानी कि इलेक्शन कैसे होता है इसका। तो देखो, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो एकल संक्रमणीय मत पद्धति होता है। ठीक है, अभी देखो, एकल संक्रमणीय मत पद्धति होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग लोकसभा का वोट देते हो तो देखो, एग्जाम्पल से हम समझा रहे हैं, आपके पास 5-6 ऑप्शन रहता है ना, ऐसे करके 5-6 ऑप्शन रहता है, और उसमें से आप किसी एक को वोट देते हो। मान लो इसको आपको वोट देना है तो सिर्फ आप एक इसके सामने का बटन दबाते हो, तो आप इसको सिर्फ वोट देते हो। लेकिन एकल संक्रमणीय मत पद्धति में क्या होता है, यहाँ पे प्रायोरिटी के हिसाब से वोट देना पड़ता है। मान लो आपके पास 3 कैंडिडेट है, एक का नाम है एक्स, दूसरे का नाम वाई, तीसरे का नाम है जेड। ठीक है, अब यहाँ पर आपको प्रायोरिटी के हिसाब से वोट देना होगा, ऐसा नहीं कि एक वोट आप लोग दोगे सिर्फ एक्स को तो एक्स इलेक्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, देखो क्या होता है, सबसे पहले अगर आप लोग एक्स वाई जेड है, अगर आपको सबसे अच्छा पसंद है कि वाई इस कैंडिडेट के लिए, राष्ट्रपति के लिए सबसे अच्छा है, तो सबसे पहले आप वाई को वोट दोगे। ठीक है, और उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं, वाई के बाद एक्स का नंबर आना चाहिए, वाई के बाद एक्स कैपेबल है, तो आप एक्स को वोट दोगे, और सबसे बाद में थर्ड यानी कि जी। तो यार इस तरह से प्रायोरिटी के हिसाब से वोट देना पड़ता है, सिर्फ एक को वोट नहीं दे सकते हैं, यही है एकल संक्रमणीय वोट पद्धति। ठीक है, अब देखो, ये एकल संक्रमणीय वोट पद्धति जो है सो 1952 के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 55 का 3 में है। ठीक है, वर्णित किया गया है, कब, 1952 के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 55(3) में। और आई होप कि आप लोग को एकल संक्रमणीय मत पद्धति का मतलब पता चल गया होगा, और इससे क्वेश्चन भी पूछता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जो पद्धति है, मत पद्धति को क्या बोलते हैं। ठीक है, तो देखो, अब यहाँ पर कुछ है शर्तें, उसको भी देख लेते हैं। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य वोट दे सकते हैं। सेकंड में है, राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य वोट दे सकते हैं। एमएलए ऑफ स्टेट्स वोट दे सकते हैं। और देखो, यहाँ पे एक एक्सेप्शन होता है, 29 स्टेट के जो है, जो स्टेट्स जितना भी है ना, एट प्रेजेंट जितना स्टेट है उसके तो एमएलए वोट देंगे ही देंगे, साथ में 2 यूनियन टेरिटरीज के भी एमएलएज वोट देंगे। और वो यूनियन टेरिटरीज कौन कौन है, तो दिल्ली और
पौंडीचेरी, ठीक है, दिल्ली और पौंडीचेरी 2 यूनियन टेरिटरीज के एमएलए भी वोट दे सकते हैं। तो राष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन कौन वोट दे सकता है? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचित सदस्य, ध्यान रखिएगा निर्वाचित सदस्य दे सकता है, मनोनीत सदस्य नहीं दे सकता है, ठीक है। मनोनीत सदस्य वोट नहीं दे सकता है, सिर्फ निर्वाचित सदस्य वोट दे सकता है। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और 2 यूनियन टेरिटरीज वाले, ठीक है, एमएलए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े। उसके बाद है आपका शपथ ग्रहण, पदावधि और त्यागपत्र। तो देखो इसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। राष्ट्रपति पद ग्रहण करते समय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेंगे, ठीक है। तो इसमें आपका मेन क्वेश्चन यही बनता है कि राष्ट्रपति जो है वो किसके समक्ष पद ग्रहण करते हैं या फिर शपथ लेते हैं? तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ये आर्टिकल 60 में दिया गया है। इसके बारे में नहीं याद होता है तो ठीक है, अगर याद होता है तो भी ठीक है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों तक होता है। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है, इसको आप लोग याद कर लो अच्छे से। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों तक होता है। उसके बाद है एक व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हो सकता है। संविधान में इसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। ये आर्टिकल 57 के तहत है। अगर याद करना चाहते हो तो ठीक है, अगर नहीं याद होता है तो भी ठीक है। ये सब क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में ज़्यादा। उसके बाद आपके पास उसके बाद का पॉइंट है कार्यकाल की समाप्ति से पहले राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। कार्यकाल की समाप्ति से पहले अगर कोई राष्ट्रपति अपना त्याग देना चाहता है, त्यागपत्र देना चाहता है, ठीक है, तो वो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देगा। और उपराष्ट्रपति जो है सो राष्ट्रपति का पद 6 महीने तक संभाल सकता है। ये बात भी आप लोग याद रख लो कि अगर राष्ट्रपति जो है सो अपना त्यागपत्र देता है उपराष्ट्रपति को, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद 6 महीने तक संभाल सकता है। हो गया ये। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो संविधान का अतिक्रमण पर राष्ट्रपति का महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को भी हटाया जा सकता है और जो हटाने का प्रोसेस है उसे क्या बोलते हैं? महाभियोग बोलते हैं। इंग्लिश में इम्पीचमेंट बोलते हैं। और आप लोग इसे याद रख लो कि ये महाभियोग का जो प्रक्रिया है इसे यूएसए से लिया गया है, ठीक है, यूएसए से लिया गया है महाभियोग का प्रक्रिया। हम लोग महाभियोग के बारे में भी पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, इसके बारे में पढ़ेंगे आगे। सबसे पहले आपको इसका आर्टिकल याद करना होगा क्योंकि महाभियोग का आर्टिकल आपसे पूछता है। और क्वेश्चन ये भी बनता है कि महाभियोग की प्रक्रिया से किसे अपने पद से हटाया जाता है? तो राष्ट्रपति को हटाया जाता है। ये सब क्वेश्चन हम लोग तो उस वाला वीडियो में कवर करेंगे, क्वेश्चन वाला में, तो आप लोग इसका आर्टिकल याद रख लो। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले प्रमुख पदाधिकारी कौन कौन से हैं, यानी कि राष्ट्रपति किसे किसे जो है सो नियुक्त करता है। फर्स्ट में है प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा। तो देखो यहाँ पर राष्ट्रपति खुद से नहीं करता है, वो प्रधानमंत्री का सलाह से करता है, ठीक है, सलाह लेता है प्रधानमंत्री से, उसके बाद ही होता है। उसके बाद है भारत का महान्यायवादी। उसके बाद है भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। उसके बाद उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यपाल, उपराज्यपाल एवं प्रशासक, वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य और मुख्य निर्वाचन आयोग के निर्वाचन आयोग के अन्य सदस्य। देखो यार बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये सारा चीज़, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। आप लोग इसे याद कर लो अच्छे से, इससे क्वेश्चन आता है, सारे से क्वेश्चन आता है। इसमें कोई भी मेन या फिर कोई भी कॉमन नहीं है, ठीक है, सबसे क्वेश्चन आएगा ये वाला पॉइंट में। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब, यानी कि राष्ट्रपति बनने का कंडीशन क्या क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट वाला पॉइंट कि राष्ट्रपति बनने के लिए कितना आयु होना चाहिए, तो 35 वर्ष से अधिक होना चाहिए। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, राष्ट्रपति का निर्वाचित होने का आयु कितना होना चाहिए, तो 35 ईयर्स होना चाहिए। उसके बाद बोल रहा है लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए हित में हो, यानी कि लोकसभा का भी सदस्य बन सकता हो राष्ट्रपति। उसके बाद भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन या नियंत्रण में किसी स्थानीय संस्था में लाभ का पद धारण नहीं करता हो, यानी कि राष्ट्रपति अगर कोई भी और पद पर हो,
ठीक है, जिससे उससे प्रॉफिट हो रहा हो या फिर कोई इनकम हो रहा होगा, तो वो फिर राष्ट्रपति बनने के लायक नहीं है, वो जो है सो कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे महाभियोग की प्रक्रिया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो आप लोग सबसे पहले इसका आर्टिकल याद कर लो। महाभियोग जो है आर्टिकल 1661 में इसके बारे में लिखा गया है। महाभियोग की प्रक्रिया, इम्पीचमेंट जिसे हम लोग बोलते हैं। तो इम्पीचमेंट जो है सो कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है ना। यूएसए से लिया गया है और इसे राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। अब देखो इसको कैसे हटाया जा सकता है और प्रोसेस क्या है। सबसे पहले देखो हम ग्राफ के जरिए से दिखा देते हैं। अगर आप लोग पढ़ना चाहते हो तो पढ़ो, हम समझा दे रहे हैं सिंपल वर्ड में, ठीक है। देखो संसद में मेनली क्या है? लोकसभा और राज्यसभा है ना, लोकसभा है और राज्यसभा है। तो इम्पीचमेंट का प्रोसीजर ना दोनों से स्टार्ट हो सकता है। सबसे पहले मान लो अगर हम लोग लोकसभा से शुरू कर रहे हैं, तो लोकसभा से अगर हम लोग शुरू करेंगे ना, तो यहाँ पर एक नोटिस निकाला जाएगा। उसमें लोकसभा के 2/3 मेंबर्स के साइन होना चाहिए, ठीक है। और ये नोटिस को राष्ट्रपति को भेजा जाएगा, ठीक है। राष्ट्रपति को भेजा जाएगा, 14 दिन का नोटिस रहेगा, राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ेगा ये नोटिस, और फिर इस पे जो है सो दूसरा सदन बैठेगा और उसमें क्या करेगा? वोट होगा। और अगर उसमें जो है सो 1/4 लोगों के द्वारा, लोकसभा के 1/4 लोगों के द्वारा अगर सहमति हुआ, तो ये फिर से नोटिस आगे बढ़ेगा और राज्यसभा में जाएगा। और राज्यसभा में भी अगर 1/4 लोग इसमें सहमत हो गए, तो फिर राष्ट्रपति को अपना पद त्यागना पड़ेगा, ठीक है। यही है महाभियोग की प्रक्रिया। देखो फिर से समझ लो, लोकसभा राज्यसभा, अगर हम लोग लोकसभा से शुरू कर रहे हैं तो यहाँ पर एक नोटिस निकाला जाएगा जिसमें 2/3 लोगों के द्वारा साइन किया होना चाहिए। लोकसभा के 2/3 लोगों के द्वारा, यहाँ पे सदस्यों के द्वारा साइन होना चाहिए, और वो जाएगा राष्ट्रपति के पास नोटिस 14 दिन का। उसके बाद फिर से एक सदन बैठेगा जिसमें लगभग 1/4 लोगों के द्वारा, यानी कि सदस्य, लोकसभा के सदस्यों के द्वारा जो है सो उस नोटिस पे साइन हो जाना चाहिए। अगर हो जाता है तो फिर से वो आगे बढ़ेगा और राज्यसभा में जाएगा। और राज्यसभा में जाने के बाद अगर 1/4 लोग उसमें सहमत हो गए, है ना, साइन करने के लिए सहमत हो गए, तो फिर राष्ट्रपति को अपना जो है राष्ट्रपति को अपना पद त्यागना पड़ेगा। यही है महाभियोग की प्रक्रिया। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। देखो भारत के प्रथम राष्ट्रपति, जो कि सबको पता होना चाहिए और पता होगा, राजेंद्र प्रसाद। एकमात्र व्यक्ति जो 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं, राजेंद्र प्रसाद ही हैं। पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा पाटिल है। और निर्विरोध जीतने वाले राष्ट्रपति कौन है? नीलम संजीव रेड्डी। 2 पॉइंट आप लोग और जान लो। लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, चुने जाते हैं? तो 2 सदस्य, याद रख लेना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और राज्यसभा में कितने चुने जाते हैं? तो 12 सदस्य। यार देखो किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, लोकसभा में कितने? तो 2, राज्यसभा में कितने? 12। और एक और क्वेश्चन पूछते हैं आप लोगों से कि संसद में कितने राष्ट्रपति के द्वारा सदस्य चुने जाते हैं? तो संसद में कितना होगा? इधर ये लोकसभा का 2 और राज्यसभा का 12, यानी कि टोटल 14, ठीक है। क्वेश्चन में अगर आप लोग को कन्फ्यूजन हो रहा है तो यार टेंशन मत लो, बहुत ही जल्द हम लगभग 1 दिन के अंदर में ही जो है सो क्वेश्चन का वीडियो, क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो निकाल देंगे। आप लोग डिस्क्रिप्शन में इसका चेक कर लेना, या फिर अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब किया है तो आप लोग के पास नोटिस तो चला ही जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा, और अगर समझ आ गया तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसका क्वेश्चन आएगा और भी सारा क्वेश्चंस आएंगे, बहुत सारा वीडियो बनेगा। तो ठीक है यार, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।